अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की जो वीडियो है उसके अंदर हम अपनी एक्सरसाइज 7.2 के ऊपर मूव करेंगे। हमने लास्ट लेक्चर्स में 7.1 को कवर किया था। अब 7.2 जो इससे थोड़ी सी डिफरेंट है, वहाँ पे हमने डिस्टेंस फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूलाज वगैरह से अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखा था। आज का जो टॉपिक है वो बिल्कुल डिफरेंट है। आप लोगों की एक्सरसाइज से पहले ये टॉपिक मेंशन है, बुक के ऊपर पेज भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ से पहले आपको थोड़ी सी बातें समझना ज़रूरी है, फिर हम अपने क्वेश्चंस पे जाएंगे। डायरेक्ट क्वेश्चंस पे जाएंगे तो ये बातें आपको समझ नहीं आई होंगी, तो थोड़ी सी मुश्किल होगी। तो थोड़ी सी बातें समझ ले, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, बस इतनी बताऊँगा कि कम से कम आप लोगों को क्वेश्चन के अंदर मुश्किल ना हो। तो सबसे पहले वो कहता है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। हमने कोई लाइंस की इक्वेशंस बनाना सीखनी है कि कोई लाइन आ जाती है तो उसकी इक्वेशन कैसे बनेगी। हम अपनी कोई भी मैथमेटिक्स में कोई भी लाइन बनाते हैं तो उसकी कोई ना कोई इक्वेशन होती है, कोई ना कोई मैथमेटिकल फॉर्म होती है। उसके लिए कुछ बातें ज़रूरी हैं। तो सबसे पहले जो है बात मेंशन है वो आप लोग सामने देख सकते हैं। पहले टॉपिक है आपके पास इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन। इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन क्या होता है? द एंगल आपके पास जो है ये कहता है 0 से 180 के दरमियान। मतलब आपके पास, अब ये कोऑर्डिनेट हमने पढ़ा हुआ है, ये हमारे पास जो है 0 है, यहाँ पे 90 होता है, यहाँ पे 180 है, और इसी तरह पूरा चलते जाते हैं। तो ये तो 0 से 90, ये यहाँ से इसके दरमियान दरमियान ये पोर्शन के अंदर जब लाइन लाया करती है तो उसे हम इंक्लिनेशन कहते हैं। तो इंक्लिनेशन का जो एंगल होता है बेसिकली, वो कह लें कि एंगल ए अल्फा को एंगल से डिनोट किया जा रहा है। 0 से ग्रेटर होगा और 180 से छोटा होगा। मतलब 0 से बड़ा यहाँ तक यहाँ पे होता है और 180 से छोटा यहाँ पे। तो इंक्लिनेशन की जो कंडीशन है आपको सबसे पहले वो याद रखनी है। काउंटर क्लॉकवाइज का मतलब है कि आप एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। अगर आप देखें क्लॉक ऐसे चलती है, लेकिन हमने ऐसे चलना है इसके अंदर, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज। तो एंगल हम एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हैं, तभी वो पॉजिटिव होता है। उसके बाद वो कहता है ये सारी बातें लिखी हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये सारी बातें आप समझ लेंगे तो आपको बात समझ आ ही जाती है। अब इंक्लिनेशन का मतलब आपने सिंपल वर्ड्स में ज़हन में रख लिया कि 0 से 180 के दरमियान जो एंगल लाया करता है उसको इंक्लिनेशन ऑफ लाइन कहते हैं। अब लाइन, ये तीन उसने एग्जांपल दी हुई है। लाइंस बहुत डिफरेंट तरीके से बन सकती हैं। जैसे अब ये एक लाइन ऐसे करके जा रही है, ये ऐसे करके सेंटर से नहीं पास करी उसने, जो है यहाँ से पास करवाई है, थोड़ा सा ऐसे करके पास करवा देता है। सॉरी, मेरा लाइन ये यहाँ पे कोई ना कोई जो है वो एंगल बन रहा होता है। ये एंगल, इसे हम थीटा कह सकते हैं, इसे हम जो है अल्फा कह सकते हैं। आपकी अपनी मर्जी, आप इसको जो मर्जी कह लें। अब इसका एंगल क्या होता है, कैसे इसको मेजर किया जाएगा, ये सारी डिफरेंट बातें। इसी तरह जो है वो कहता है कि आपके पास एंगल जो है, अगर लाइन ऐसे करके अगर पास कर रही है, इसको हम मेजर करते हैं एक्स एक्सिस के साथ। अगर लाइन ऐसे करके जा रही है, अभी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, अगर आप इसको एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग देखें तो इसके और एक्स एक्सिस के दरमियान जो एंगल बन रहा है वो 0 डिग्री बन रहा है, क्योंकि ये पैरेलल है। लाइन बिल्कुल पैरेलल एक्स एक्सिस। तो अगर दो लाइन आपस में ऐसे करके पैरेलल हैं तो उन दोनों के दरमियान जो एंगल बनना होता है वो 0 डिग्री बनना होता है। तो इसी तरह यहाँ पे बताया गया, ये आपके पास एक्स एक्सिस है और ये आपके पास कोई लाइन है, और इनके यहाँ में ऐसे करके भी लाइन है, ये भी लाइन है। ये सारी लाइन आपस में एक्स एक्सिस के साथ पैरेलल है। तो जब लाइन पैरेलल है तो याद रखें वो एक्स एक्सिस के साथ 0 डिग्री एंगल बना रही है। और अगर ये लाइन ऐसे करके पास करी है, जैसे हम इस लाइन को इस तरह से पास करवा दें ऐसे, अभी एक्स एक्सिस के साथ यहाँ पे म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो ये आपके पास एंगल 90 डिग्री बना रही है। अब एंगल अगर जो है 0 डिग्री बन रहा है तो उसकी स्लोप क्या होती है, मतलब स्लोप खैर आगे है, फिलहाल हमने सिर्फ एंगल्स की बात की। अब आगे स्लोप की बात करते हैं तो आपको बेहतर समझ आ जाएगी। यहाँ पे वो कहता है इफ एल इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एल आपके पास 0 है। इफ एल इज पैरेलल टू वाई एक्सिस तो आपके पास 90 डिग्री एंगल, जैसे आप देख सकते हैं। अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो 0 एंगल है, और अगर वाई एक्सिस के साथ पैरेलल है तो 90 डिग्री बना रही है एक्स एक्सिस के साथ। अगली जो इम्पोर्टेंट बात है वो है स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ लाइन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्लोप का, कि स्लोप हमारे पास क्या होती है। स्लोप का वर्ड आप बार बार पढ़ते हैं। जैसे हम अपने घर के कोई चीज़ जो है बाहर हम चढ़ने लगते हैं तो हम कहते हैं स्लोप है ध्यान से चढ़ना, या स्लोप है ध्यान से थोड़ा सा मूव करना। अब स्लोप बेसिकली क्या होती है, यहाँ पे स्लोप की डेफिनेशन लिखी हुई है। व्हेन वी वॉक ऑन इंक्लाइन प्लेन। इंक्लाइन का मतलब सीधी ना हो, थोड़ी सी ऐसे करके हो, ठीक है, या थोड़ी सी ऐसे करके हो, इंक्लाइन थोड़ी सी टेढ़ी हो। तो इसके ऊपर चलना, इसके ऊपर गाड़ी चलाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। जब आप नॉर्दर्न एरियाज में जाते हैं तो आपको काफ़ी इस तरह की मिलती हैं, इंक्लाइन पाथ्स मिलते हैं। नॉर्दर्न एरिया में कभी भी आपको सीधी सड़क नहीं मिल रही होती है, मोस्टली आपको सड़क जो है इंक्लाइन होती है। यहाँ वो नीचे ऐसे करके उतर रही होती है, यहाँ वैसे करके ऊपर ऐसे करके थोड़ी सी चढ़ी, इतनी तो खैर पैरेलल इतनी तो नहीं होती है, मोस्टली ऐसे करके होती है, मतलब थोड़ी सी इंक्लाइन होती है ऐसे करके। तो इसके ऊपर चढ़ना, इसके ऊपर गाड़ी चलाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसके ऊपर चलना भी फोर्स ज़्यादा लगती है। तो इसको हम इंक्लाइन पाथ कहते हैं, जो थोड़ा सा टेढ़ा हो। उसके बाद वो कहता है वी कवर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस रन एज वेल एज वर्टिकल डिस्टेंस राइज। अब ये एज अ सेम टाइम, अब ये राइज और रन का जैसा पिछले यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है, जैसे यहाँ पे लेट्स सपोज कोई हमारा ये है,
जैसे बच्चे जो है वो स्लाइड लेते हैं, तो इस तरह की स्लाइड होती है ना, ये ऐसे करके बच्चे ऊपर चढ़ते हैं और ऐसे करके नीचे आ रहे होते हैं। अब इसमें बच्चे जो है वो एक्स एक्सिस के ऊपर भी मूव कर रहे हैं, वाई एक्सिस मतलब वो नीचे भी आ रहे हैं और आगे भी जा रहे हैं। तो इन शॉर्ट आपके पास जो है रेशियो ऑफ राइज रन का मतलब है राइज होता है ऊपर की तरफ जाना, वाई एक्सिस को राइज कहते हैं, और रन होता है ये नीचे की तरफ आना, ऐसे करके स्ट्रेट चलना। इसको हम जो है वो ये एक्स एक्सिस होता है, इसको हम रन कहते हैं। ये राइज होता है, राइज का मतलब ऊपर जाना और रन का मतलब इस तरह आगे चलना। तो राइज और रन की रेशियो को हम स्लोप कहते हैं। अब इधर देखें, अगर ये ऐसे करके आ रहा है तो इसका मतलब ये वाई एक्सिस भी कवर कर रहा है। अगर वाई एक्सिस मतलब ये नीचे के ऊपर की तरफ भी है, नीचे की तरफ भी आ रहा है, और ये इस तरह आगे की तरफ भी जा रहा है, तो ये बात में डिस्टेंस कवर कर रहा है। जैसे ये लाइन मैं यहाँ पे बनाऊंगा, ऐसे करके ये लाइन बनाऊंगा ये। अब ये लाइन को अगर आप देखें तो ये एक्स एक्सिस की तरफ भी जा रही है, इस तरफ भी जा रही है, और नीचे की तरफ भी आ रही है, मतलब ये वाई एक्सिस पे मूव कर रही है। तो उसकी जो रेशियो है राइज और रन की रेशियो को हम स्लोप कहते हैं, और उसको एम से डिनोट किया जाता है। जैसे एम है, एम को हम स्लोप से डिनोट कर रहे हैं, राइज रेशियो रन। अब राइज का होता है वाई एक्सिस की तरफ, ठीक है, और रन होता है एक्स एक्सिस की तरफ। अगर आप देखें राइज को हम परपेंडिकुलर भी कह सकते हैं, परपेंडिकुलर, और इसको हम बेस भी कह सकते हैं। और परपेंडिकुलर और बेस की रेशियो को हम टैन कहते हैं, टैन अल्फा या टैन थीटा वॉटएवर। यहाँ पे कोई ना कोई एंगल भी तो बन ही रहा होगा ना, यहाँ पे कोई ना कोई एंगल बन रहा होगा, यहाँ पे कोई ना कोई एंगल बन रहा होगा। तो m इज इक्वल टू, हम एट द एंड कहीं पे टैन अल्फा लिख सकते हैं। मतलब हम किसी चीज के स्लोप निकालने के लिए टैन निकालने उस एंगल का, उसको वहां से हमारी स्लोप निकल आती है। तो ये बात समझना जरूरी है। इन एनालिटिकल ज्योमेट्री स्लोप और ग्रेडियंट भी कहा जाता है। नॉन वर्टिकल स्ट्रेट लाइन विद इंक्लाइन इज डिफाइंड एज m इज इक्वल टू टैन अल्फा, जो बात मैंने भी आपको बताई है। इफ l इज हॉरिजॉन्टल इट्स स्लोप इज जीरो। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है अगर आपके पास जो है एल इज हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या है, ये इस तरह की लाइन बिल्कुल ऐसे, ये हॉरिजॉन्टल लाइन ये वाली, अगर ये लाइन हॉरिजॉन्टल है ऐसे है, ये लेट्स सपोज को एक्स एक्सिस था हमारा, अगर ये लाइन बिल्कुल ऐसे करके, ये हमारा वो कोऑर्डिनेट, ये अगर लाइन ऐसे करके है बिल्कुल एक्स एक्सिस पैरेलल है, जैसे उसने लिखा है इज हॉरिजॉन्टल, एल इज हॉरिजॉन्टल, स्लोप इज जीरो, तो फिर इसकी स्लोप जीरो है। स्लोप जीरो क्यों है, क्योंकि ये कह लें कि आप सिर्फ इस तरह मूव कर रही है, ठीक है, ऐसे करके। इसका सिंपल बात ये है कि अगर आप इसमें लेंगे तो इसका एंगल क्या है, बेसिकली इसका एंगल जीरो है, और हमें पता है कि टेन और एम इज इक्वल टू क्या होता है, टेन अल्फा। एम इट इज अल्फा मतलब एंगल जीरो है, तो टेन जीरो याद रखें, आपके पास जीरो ही होता है। तो इसलिए इसकी स्लोप क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। और अगर वो लाइन वर्टिकल है, वो लाइन वर्टिकल का मतलब इस तरह से है, जैसे ये लाइन वर्टिकल ऐसे करके लाइन है, तो इसका एंगल यहाँ पे 90 डिग्री बनता है। और आपके पास टेन जो है 90 अनडिफाइन होता है, याद रखें। टेन 90 अनडिफाइन होने का मतलब आप इस तरह से भी ले सकते हैं, हमें पता नहीं है कि इसकी स्लोप कितनी है, उसके स्लोप है भी है या नहीं, अनडिफाइन है, पता नहीं है। बिकॉज टेन को हम बेसिकली साइन 90 और कॉस 90 भी लिख सकते हैं। तो साइन 90 हमारे पास जो है वो जीरो वन वन होता है, कॉस 90 हमारे पास जीरो होता है। और किसी चीज़ के नीचे भी जीरो आ जाए तो हम उसको अनडिफाइन कह देते हैं कि हमें नहीं पता। अभी भी आप मैथमेटिकल में कहीं भी 2/0 लिखोगे, आप कैलकुलेटर में लिखोगे मैथ्स का रन मिलेगा, 1/0 लिखोगे मैथ्स का रन मिलेगा। तो अनडिफाइन का मतलब होता है 1/0, मतलब नीचे डिनोमिनेटर में जीरो है। तो ये बातें आगे जब हम पढ़ेंगे तो हमें और फर्दर बातें समझ लग जाएंगी। फिलहाल के लिए मैं आपको शॉर्ट बता देता हूँ कि स्लोप क्या है, राइज और रन की रेशियो, या वाई और एक्स एक्सिस की रेशियो। राइज मतलब ऊपर की तरफ जाना, रन मतलब नीचे की तरफ। वाई एक्सिस पे मूव करना, ऊपर की तरफ मूव करना या नीचे की तरफ मूव करना, ऐसे वर्टिकल मूव करने को वाई एक्सिस कहते हैं, इसको मूव करने को हम एक्स एक्सिस या रन कहते हैं। और इसकी रेशियो को, अगर दूसरी चीज़ दोनों में मूव कर रही है तो इनकी रेशियो निकाल लेते हैं। वाई और एक्स की रेशियो जब निकलती है तो उसे हम कहते हैं कि ये स्लोप के बराबर, ठीक है। और बेसिकली वाई ओवर एक्स को हम टैन कहते हैं ना, पास जो है टैन आपके पास उसके बराबर स्लोप की। तो इतनी सी बात फिलहाल आपको याद रखनी है। स्ट्रेट लाइन की सबसे पहले इंक्लिनेशन की बात की है, और उसके बाद मैंने आपके पास स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप की बात की है कि लाइन की स्लोप कैसे निकालनी है, किसी भी चीज़ की स्लोप कैसे निकालनी है। ये इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे लिखी हुई है। एम इज इक्वल टू टैन अल्फा, ये एम इज इक्वल टू राइज ओवर एन वाई ओवर एक्स, उसी बात से टैन अल्फा निकला है। ये दो बातें आप लोगों के लिए फिलहाल के लिए समझना जरूरी है। उसके बाद आगे जो बातें हैं वो काफ़ी कह लें कि एडवांस्ड है, वो जो हमारे पास क्वेश्चन आएंगे उनके अंदर मूव करेंगे तो मैं आपको लाजिम बताऊंगा। फिलहाल अपने क्वेश्चन पे आपको लेके चलता हूँ, फिर बताता हूँ, वहाँ पे फर्दर एक्सप्लेन करूँगा, तो उम्मीद है बात समझ आएगी। यहाँ पे एक और बात भी समझना हमारे लिए ज़रूरी थी, मैं पहले आपको क्वेश्चन से पहले बताता चलूँ। जैसे अभी यहाँ पे उसने लिखा हुआ है आपके पास m इज इक्वल टू टेन, हमारे पास हमें पता है कि m हमारे पास क्या आ चुका है, टेन अल्फा। स्लोप किसके बराबर है, m को हम स्लोप से नोट करते हैं, टेन अल्फा। अब होता बेसिकली क्या है, टेन इसको फर्दर जो एक्सप्लेन करके हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, m इज इक्वल टू वाई ओवर एक्स भी हम लिख सकते हैं। अब इसमें थोड़ी सी बात बस इतनी सी इंपॉर्टेंट है कि बेसिकली जब हम
पढ़े होते हैं, हमारे पास ऐसे करके कोई लाइन है, वाई एक्सिस पे अपने पॉइंट को वेरी करता है, पहले लेट्स सपोज पॉइंट यहाँ पे है, लेट्स सपोज फिर पॉइंट यहाँ पे है, तो उसके अंदर कोई ना कोई पॉइंट में चेंजिंग आ रही होती है, एक्स लेट्स सपोज यहाँ पे है, फिर एक्सपोज, तो कोई ना कोई चेंजिंग आ रही होती है। तो इस वाई को फर्दर हम जो है इसको डेल वाई कह सकते हैं। डेल वाई का मतलब चेंज इन वाई एक्सिस एंड चेंज इन एक्स एक्सिस। तो चेंज इन वाई एक्सिस और चेंज इन एक्स एक्सिस को इस तरह से देखता है। चेंज का मतलब होता है y2 माइनस y1, मतलब इस पॉइंट में से ये पॉइंट माइनस कर दो, जैसे हम डिस्टेंस निकालने के लिए करते थे कि एक पॉइंट लेट्स सपोज यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे, तो उनका डिस्टेंस निकालने के लिए इस पॉइंट में से इस पॉइंट को माइनस किया जा रहा होता है। बेसिकली स्लोप, अगर आपके पास पॉइंट्स ज़्यादा हैं, एक पॉइंट हो फिर तो मसला नहीं है, एक पॉइंट है तो हम उसका दोनों का वो रेशो निकाल के स्लोप निकाल लेते हैं। लेकिन अगर पॉइंट ज़्यादा है, पॉइंट वेरी कर रहे हैं, एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे, तो फिर हमें ये बात यूज़ करनी पड़ेगी, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो ये भी बेसिकली स्लोप का फॉर्मूला। अगर आपके पास एंगल से स्लोप निकाली हो फिर तो आसान मसला था कि अगर आपको एंगल दे दिया जाए आप स्लोप निकाल लेते हैं, या आपके पास स्लोप दे दी जाए आप एंगल निकाल लेते हैं। तो ये बातें तो समझना ज़रूरी है। जैसे अब मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि जैसे m है मेरे पास, मुझे स्लोप नहीं पता लेकिन मुझे एंगल पता है, तो मैं कहता हूँ एंगल क्या है जी, एंगल लेट्स सपोज है जी 45। तो m इज इक्वल टू tan 45 मेरे पास वन होता है, मेरे पास स्लोप आ गई। और यही काम अगर आप उल्टा करें, लेट्स सपोज आपको जो है वो पॉइंट नहीं पता, यहाँ पे तो आपको एंगल पता था, ठीक है, अब आपको जो है एंगल नहीं पता और आपको स्लोप निकालनी है, तो हम क्या कहते हैं, लेट्स सपोज m मेरे पास जो है m इज इक्वल टू क्या है, m इज इक्वल टू tan अल्फा होता है। अब मुझे एंगल पता था 45, तो मैंने स्लोप निकाल ली, ठीक है। अब मुझे स्लोप पता है, लेट्स सपोज स्लोप मेरे पास 1 है और एंगल नहीं पता, तो tan अल्फा एज इट इज रख देंगे। अब tan को उधर ले आओगे तो tan वहाँ जाके हो जाएगा tan इनवर्स इंटू 1 और अल्फा एज इट इज, और ये मेरे पास 45 होता है। तो इस बात का क्या मतलब है, अगर आपके पास 45 पता था आपको तो आप स्लॉप 1 निकाल लिया, और अगर आपको 1 स्लॉप पता थी तो आपने एंगल निकाल लिया। तो ये दोनों इंटर कन्वर्जेंस चीज़ें आप दोनों निकाल सकते हैं। और अगर आपके पास एंगल्स गिवन नहीं है, पॉइंट्स की फॉर्म में आ गया, पॉइंट्स वेरी कर रहे हैं, तो फिर आपके पास स्लोप का ये फॉर्मूला। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना कि कौन सा फार्मूला हम कब यूज़ करेंगे स्लोप का, यही बच्चों को कंफ्यूजन होती है। तो यहाँ से मैं आपको ये क्लेरिफाई करता चलूँ कि अगर आपको जब एंगल वगैरह का जिक्र है, इंक्लिनेशन पूछी गई है, तो आप ये फार्मूला यूज़ कर लेंगे, और अगर बस सिर्फ पॉइंट्स का जिक्र है तो आप फिर स्लोप का ये फार्मूला यूज़ कर लेंगे। अब हम अपने एक्सरसाइज पे चलते हैं तो आपको बात समझ लगेगी। सो मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 1, हमने स्लोप और इंक्लिनेशन के बारे में पढ़ा है, इनका आपस में कॉम्बिनेशन क्या है, इनका रिलेशन क्या है, वो सब बातें पढ़ी हैं। लेकिन जब तक हम क्वेश्चन नहीं करते हैं हमें बात पूरी से समझ नहीं आती है। तो इस क्वेश्चन में कहता है कि आपने स्लोप निकालनी है, इंक्लिनेशन निकालना है। इंक्लिनेशन का मतलब कि आपको अल्फा निकालना है, आपको एंगल निकालना है कि उनके दरमियान एंगल क्या है, और उसका मतलब एम का मतलब आपको स्लोप निकालना है। स्लोप को हम एम से डिनोट करते थे। अभी दोनों चीज़ें निकालनी है, क्वेश्चन आपके पास है। अब यहाँ पे देखें एंगल का कोई जिक्र फिलहाल नहीं है, आपको पॉइंट्स दिए गए हैं। ये आपके पास x1 होगा डेफिनेटली, ये आपके पास y1 होगा, ये आपके पास x2 होगा और ये आपके पास y2 होगा, ये बात तो हमें पता है। अब वो कहता है इंक्लिनेशन निकालने और स्लोप निकालने। पहले आपको डेफिनेटली स्लोप निकालनी पड़ेगी, m निकालना पड़ेगा, वहां से आप अल्फा के पास जा सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे एंगल नहीं है कोई भी, तो आपके पास डायरेक्ट अल्फा नहीं निकलेगा। तो अब आप एम जाएंगे, एम आपके पास, अब आपके पास वहाँ पे दो फॉर्मूलाज पढ़े थे हमने। एक तो मैंने आपको ये पढ़ाया था tan अल्फा, ये तो आप हम निकालेंगे ना जब आपके पास अल्फा गिवन हो, आप यहाँ पे अल्फा की वैल्यू यूज़ कर लें tan 45, तो आपको स्लॉप मिल जाए। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि आपके पास वैल्यूज गिवन नहीं है, तो फिर हमने दूसरा फार्मूला एक पढ़ा जिसमें मैंने आपको बताया था जब पॉइंट्स गिवन होंगे, लास्ट में भी मैंने आपको बताया, तो तब आपके पास ये फॉर्मूला लगेगा, m इज इक्वल टू x2 माइनस x1 ऊपर y2 माइनस y1। इससे आपकी स्लॉप निकल आएगी। अब y2 आपके पास है 11 - 4, ठीक है, y2 माइनस y1, और आपके पास x2 आपके पास 5 है, माइनस आगे x1 आपके पास माइनस में है, तो इसलिए आपने माइनस दोनों है तो ब्रैकेट का यूज़ करेंगे। ये 7 आ जाएगा, ये 5 प्लस 2 करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7/7 आ जाएगा। तो m आपके पास यहाँ से मिल जाएगी आपको 1, तो आपको स्लोप 1 मिल गई। इसका मतलब एक बात तो आपकी हो गई, तो एक बात आपकी हो गई है, आपको स्लॉप मिल गई है। अगली बात जो आपको चाहिए वो आपका इंक्लिनेशन, आपको अल्फा चाहिए। अब उसके लिए अब आप वो अपना रिलेशन यूज कर लें, आपने पढ़ा था m इज इक्वल टू tan अल्फा, यहाँ से आपको अल्फा निकालना है, ठीक है। तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, tan अल्फा इज इक्वल टू m, जो चीज़ हमें चाहिए हम उसको दूसरी तरफ लिखते हैं, ऐसे करके लिख लेते हैं। बात एक ही है। अब आपको अल्फा चाहिए, अल्फा हम यहीं पर रखते हैं, tan वहाँ जाके हो जाएगा tan इनवर्स, और m की जगह स्लॉप की जगह आप 1 यूज़ कर लेंगे, तो आपके पास अल्फा हम सबको मिल जाएगा। tan इनवर्स आप कैलकुलेटर पे लगाने के लिए, मेरे पास वो कैलकुलेटर नहीं है, आप शिफ्ट प्रेस करते हैं, शिफ्ट के बाद जो है आप tan प्रेस करते हैं, वो उसको tan इनवर्स बना देता है, वहाँ पे हम 1 लिखते हैं, तो आपको आंसर में 45 मिल जाता है। तो डायरेक्ट आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 45।
तो यही आपने इसमें करना था, इससे ज़्यादा यहाँ पे है कुछ नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि आपको बात जो है वो समझ आ चुकी होगी। फर्दर इसके अंदर खास बात नहीं है, जस्ट आपको ये दो चीज़ें चाहिए थी। एक तो आपने जो है स्लॉप निकालनी थी, आपने सबसे पहले स्लॉप निकाल ली, उसके बाद स्लॉप को यूज़ करके आपने इंक्लिनेशन एंगल निकाल लिया जो आपको 45 डिग्री मिल गया। दैट्स इट। इस क्वेश्चन में इससे ज़्यादा जो है वो कुछ नहीं है। तो बातें आपको याद रखें, आपके पास ये वाला फार्मूला कब लगता है, स्लॉप का जब दो पॉइंट्स गिवन हो, दो पॉइंट्स को यूज़ करके हम स्लॉप निकाल लेते हैं और स्लॉप को यूज़ करके हम एंगल निकाल लेते हैं। अगर हमें डायरेक्ट एंगल दिया होता तो हम डायरेक्ट एंगल से स्लॉप निकाल लेते, हमें मसला ना होता। लेकिन क्योंकि यहाँ पे पॉइंट्स गिवन है तो आपको जो है इस तरह से इसको सॉल्व करना पड़ता है। तो स्लॉप 45 डिग्री का मतलब है, अगर आपको मैं और बात समझाऊँ, अगर आप इसको ग्राफ को ऐसे करके ड्रॉ करें, -2,4 जो है एक्स का पॉइंट -2 लेट्स सपोज यहाँ पे, और ये लेट्स सपोज एक पॉइंट आपको यहाँ पे मिलेगा, और 5,11 का मतलब है ये आपके पास जो है ऊपर जाएगी बात 5, ये 5 और 11 लेट्स सपोज यहाँ पे कहीं पे कोई पॉइंट मिलेगा, और ऐसे करके आपके पास स्लॉप बनेगी। ठीक है, जो ऐसे करके स्लॉप बनेगी और वो आपके पास इसके साथ 45 डिग्री का एंगल बना रही होगी। तो इस तरह की बात होती है, इस तरह का आपको बात समझनी पड़ेगी। फिलहाल हो सकता है आपको ये बात उतने अच्छे से समझ नहीं आएगी, बट जैसे जैसे आप आगे मूव करेंगे ये रेलिवेंट बात है, बेशक आप इसको छोड़ दें फिलहाल के लिए। क्वेश्चन आपका इतना ही है जी। तो सेकंड पार्ट की तरफ आप आ जाए, सेम तरीके से क्वेश्चन होगा। सबसे पहले आपको स्लॉप के लिए एम से डिनोट करते हैं, फॉर्मूला y2 माइनस y1, ये y2 है, 7 माइनस y1, आगे आपके पास -2 है तो ब्रैकेट लगा लें। x2 माइनस x1 का मतलब 2 माइनस 3, सॉल्व करते हैं, ये 7 + 2 हो जाएगा, और ये आपके पास जो है आई गेस इस तरह से आ जाएगा -1। तो स्लॉप आपके पास आ जाएगी 9/-1, और 9 को जब 1 से डिवाइड, 9 मतलब आप 1 से डिवाइड किसी भी चीज़ को करें वही आता है, और साइन यहाँ पे माइनस आ जाएगा। तो m आपके पास जो है स्लॉप आपके पास -9 आ चुकी है। अब आपको असल बात जो है, अगली बात है जो आपको इंक्लिनेशन निकालना है, उसके लिए मैंने आपको बताया था फॉर्मूला tan अल्फा इज इक्वल टू m। ये m इज इक्वल टू tan अल्फा, एक ही बात है, ये ऐसे लिख लेंगे। m यहाँ पे हो जाएगा जी ये tan इनवर्स, और m की जगह आप वैल्यू पुट कर देंगे -9। अब आप, मेरे पास यहाँ पे कैलकुलेटर साइंटिफिक नहीं है, आप इसे कैलकुलेटर पुट करते हैं। कैलकुलेटर पुट करने से आपके पास 83.66 कुछ इस तरह से आंसर आएगा। अब प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है, ये आंसर जो है माइनस में आता है। अब हमने पढ़ा था स्लोप के लिए कि सॉरी इंक्लिनेशन निकालें, अल्फा इंक्लिनेशन, अल्फा इसका मतलब था कि अल्फा जो बिलोंग करता है वो ग्रेटर देन सॉरी ग्रेटर देन 0 और लेस देन 180 डिग्री, मतलब 0 और 180 के दरमियान बिलोंग करता है। ये वैल्यू चली गई है नेगेटिव में। अब ऐसा अगर आ जाए कभी भी कि आपका जो इंक्लिनेशन है वो नेगेटिव में आ रहा है, तो उसके लिए आप सिंपल बात याद रख लें, आप उसको 180 में से माइनस कर देते हैं। आपके पास जो भी आंसर आया उसको 180 में से माइनस कर दें। 180 में से क्यों माइनस कर रहे हैं, बिकॉज मैं आपको बता चुका हूँ कि इंक्लिनेशन स्टार्ट में बताया था कि 0 और 180 के दरमियान होता है। तो अगर उससे बाहर जाएगा तो आप उसको 180 में से माइनस कर लेते हैं। 180 माइनस जो भी आपके पास आंसर आया 83.66 कर लें, और आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा, दैट इज 96। और क्या था यहाँ पे, अभी हमने चेक किया 96.34, तो यहाँ पे आप लिख लेंगे 96.34। तो ये आपका अल्फा होगा। थोड़ा सा चेंज था इस क्वेश्चन में इस सेंस में कि यहाँ पे इंक्लिनेशन डिफरेंट निकल रहा था। पिछली दफ़ा इंक्लिनेशन सिंपल निकाला था, आपके पास 45 डिग्री आ गया था, मसला नहीं था। बिकॉज यहाँ पे ये नेगेटिव में आ रहा है, नेगेटिव में नहीं आना चाहिए, इसके अंदर अंदर इंक्लिनेशन होना चाहिए, तो इससे अगर बाहर जाता है तो हम उसको 180 में से माइनस कर लेते हैं। और कोई इसके अंदर मुश्किल बात नहीं है, कोई और डिफरेंट बात नहीं है। फिलहाल के लिए आप इतना समझ लें कि इंक्लिनेशन हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, अगर वो नेगेटिव में आता है तो हम उसको 180 में से माइनस कर लेते हैं। दैट्स इट। मूविंग ऑन टू पार्ट नंबर थर्ड, जो कि आप लोगों के पास गिवन है। आप जो है सबसे पहले इसकी स्लॉप निकाल लेते हैं। पॉइंट्स आपके पास गिवन है, मैं डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ क्वेश्चन, आप देख सकते हैं ये हमारे पास लिखा हुआ है 8 माइनस 6 आ जाएगा y2 माइनस y1 करने से, और यहाँ पे 4 माइनस 4 आ जाएगा। अब यहाँ पे 8 माइनस 6 2/0। अब प्रॉब्लम वही आ गई है कि डिनोमिनेटर में 0 आ गया। तो जब भी डिनोमिनेटर में 0 आ जाता है हमें पता है कि हमारे पास वो चीज़ जो है अनडिफाइन होती है। इसका मतलब स्लॉप जो है अनडिफाइन, इन्फिनिटी आ गई है। अब इस स्लॉप अनडिफाइन का मतलब क्या है कि हमारे पास लाइन जो बनेगी ना वो वर्टिकल, आपको याद होनी चाहिए। बाद में यहाँ पे आपको बात बता देता हूँ, हमने स्टार्ट में एक बात पढ़ी थी कि अगर लाइन हमारे पास कुछ ऐसे है, इस तरह वर्टिकल लाइन है, तो इसका एंगल यहाँ पे 90 डिग्री बनना होता है। जब 90 डिग्री बनता होता है और इसकी स्लोप जो है बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन होती है, तो इसकी स्लोप अनडिफाइन होती है। इसका मतलब ये जो लाइन आपके पास है ये एक स्ट्रेट लाइन है, वर्टिकल लाइन है। कैसे, इस बात को मैं आपको यहाँ पे समझा भी सकता हूँ। 4,6 का पॉइंट यहाँ पे कहीं पे करके आएगा बच्चों, लेट्स सपोज, और 4,8 का पॉइंट यहाँ पे कहीं पे करके आएगा, तो ये दो पॉइंट्स मिलेंगे। जब आप इन दो पॉइंट को ऐसे करके ज्वाइन करेंगे तो ये एक वर्टिकल स्ट्रेट लाइन बनेगी, और ये एक्स एक्सिस से क्या एंगल बना रही होगी 90 डिग्री। बात स्टार्ट में पड़ी थी कि अगर वर्टिकल लाइन है तो उसकी स्लोप अनडिफाइन है, उसकी स्लोप अनडिफाइन है और उसका एंगल 90 डिग्री मानना होता है।
और अगर हॉरिजॉन्टल लाइन होती थी, ऐसे करके अगर हॉरिजॉन्टल लाइन थी, तो आपको याद होना चाहिए उसका एंगल जो है वो 0 डिग्री होता था, ठीक है। अल्फा इसका 0 डिग्री था और उसकी स्लोप जो है वो हमने पढ़ी थी। तो ये बात जो है वहाँ से थोड़ी सी डिफ्रेंशिएट करती है, कि बाद में ऊपर आप लोगों को कहीं पे अगर मेरे पास हुई तो मैं आपको समझा भी दूंगा। ये तो लाइन अगर हॉरिजॉन्टल थी तो उसकी स्लोप जो है वो 0 थी, उसका एंगल जो है यहाँ पे स्लोप उसकी मतलब 0 बन जाती है, बिकॉज tan 0 0 ही होता है, ठीक है। तो tan 0 0 होता है, लेकिन अब यहाँ पे tan 90 जो है वो अनडिफाइन होता है। तो इस बात को फिलहाल हमने स्लोप तो निकाल लिया, मुझे इसका आपको इंक्लिनेशन भी निकाल के दिखाना है। इंक्लिनेशन के लिए वही बात है, tan अल्फा इज इक्वल टू m, हम चेक कर लेंगे। अल्फा एज इट इज आ जाएगा, tan यहाँ पे जाके हो जाएगा tan इनवर्स, ये आपके पास हो जाएगा जी, अल्फा m की जगह आपने पुट कर दिया और ये आप कैलकुलेटर पे पुट करें तो आपके पास 90 डिग्री आता है। तो अब हमें ये बात समझ भी लग गई है कि हमारे पास अगर लाइन का एंगल 90 डिग्री बन रहा है, बिकॉज वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन का एंगल 90 डिग्री बनना होता है एक्स एक्सिस के साथ, तो उसकी स्लोप अनडिफाइन होती है। तो उसकी स्लोप अगर अनडिफाइन है तो डेफिनेटली उसका एंगल 90, और अगर उसका एंगल 90 है तो डेफिनेटली उसकी स्लोप अनडिफाइन है। तो दोनों बातें एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। ये बातें आप लोगों को थोड़ी सी समझ आने में बेशक टाइम लगेगा, लेकिन इंशाल्लाह जब आप आगे जैसे जैसे चलते जाएंगे तो आपको बातें समझ आ जाएंगी। कुछ बातें आपको एक तरह से मेमोराइज करनी पड़ती हैं और उतना कॉन्सेप्चुअली नहीं पता चलता, तो कोई मसला नहीं है, टाइम दें चीज़ों को, आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें आपको बेहतर लगेंगी और इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आपको बेहतर तरीके से समझ आएंगी। फिलहाल जो आपको बातें बताई गई हैं इनको पॉइंट आउट कर लिया करें, उनको नोट डाउन कर लें कहीं कहीं पे, ताकि आपको जो बातें बताई जा रही हैं आपको याद रहें। पहले उनको समझ लिया करें, फिर क्वेश्चन पे जाएंगे तो बड़ी आसानी से बात समझ आ जाएगी। फर्दर क्वेश्चंस को देखते हैं जी। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर सेकंड, जो कि बहुत आसान सा क्वेश्चन है। बाय मींस ऑफ स्लोप शो दैट द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन। अब अगर पॉइंट्स बच्चों याद रखो एक ही लाइन पे लाई करें तो उन पॉइंट्स को कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं, ठीक है। ये बात तो हमें पता है, लेकिन इसका यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है फिलहाल। सॉरी, जो आपको बात शो करनी है कि बाय मींस ऑफ स्लोप, स्लोप के जरिए ये शो करो कि पॉइंट्स एक ही लाइन पे लाई करते हैं। अगर पॉइंट्स एक ही लाइन पे लाई करते हैं तो वो कोलिनियर है। तो याद रखो अगर वो कोलिनियर है तो उनकी स्लोप बराबर होगी। ये बात आपको यहाँ से समझना जरूरी है कि अगर पॉइंट्स एक ही लाइन पे लाई करते हैं तो याद रखो उनकी स्लोप बराबर है। अब ये 3 पॉइंट्स गिवन है, ए बी सी, ये पहला पार्ट है, मैंने आपके पास यहाँ पे पॉइंट्स मेंशन कर दिए। ए बी है, ये बी सी, 3 पॉइंट्स। तो इसका मतलब आपको इन तीनों की स्लोप निकाल लेनी है, ठीक है। इन तीनों की स्लोप निकालने का मतलब ए बी की स्लोप निकालो, इनको एज ए लाइन ले लो। लेट्स सपोज ये मेरे पास एक ट्रायंगल है ए बी सी, तो अब ए बी की स्लोप निकालो, अब बी सी की स्लोप निकालो, अब सी ए या ए सी की स्लोप निकालो। इन तीनों की स्लोप निकालोगे, अगर इन तीनों की स्लोप बराबर आ जाएगी तो इसका मतलब ये एक ही पॉइंट पर लाया करते हैं। स्लोप ऑफ ए बी के लिए वही फॉर्मूला है, ये आप ए बी ले रहे हो, ए बी के लिए ये x1 है, ये x2 है, ये y1 है, ये y2 है। फॉर्मूला आप उसी तरह लगा लोगे, क्या आपके पास आएगा जी y, ये 5 में से माइनस, आगे -3 है। इसी तरह 1 माइनस इंटू -1 सॉल्व कर लेते हैं इसको इसी तरह से, फर्दर सॉल्व करते जाएं। सिंपल है, ये हो जाएगा आपके पास 5 प्लस 3 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ये भी आपके पास जो है 1 प्लस 1 हो जाएगा, दैट विल बी 8/2। और आपके पास m1 जिसे मैं स्लोप ऑफ ए बी से शो कर रहा हूँ, आपके पास 4 आ जाएगी। m1 आपके पास 4 आ गया, स्लोप ऑफ ए बी। इसी तरह आप फर्दर जो है नेक्स्ट स्लोप निकाल लेते हैं। फर्दर नेक्स्ट स्लोप निकालने के लिए बी सी के आपको स्लोप निकालनी है, अब इन पॉइंट्स को आपने लेना है। तो ये आपके पास y2 है, ये आपके पास उसी तरह शिफ्ट हो जाएंगे पॉइंट्स। अब आपके पास आ जाएगा 9 माइनस 5, इसी तरह 2 माइनस 1, ये आपके पास 9 माइनस 5 4 होता है, और 1 आता है वो 4 ही होगा। तो m2 भी आपके पास जो है स्लोप ऑफ बी सी भी आपके पास 2 ही आ रही है। तो m1 भी आपके पास 2 थी, m1 भी आपके पास 2 है। m3 निकालने, m3 का मतलब स्लोप ऑफ ए सी है, स्लोप ऑफ सी है। पॉइंट्स आपके पास हैं, ये पॉइंट्स आपके पास, पहले हम पॉइंट्स को लिख लेते हैं। अब आपके पास जो है ये पॉइंट्स सी के लेने हैं आपने और ए के पॉइंट्स लेने हैं। ये अब आपके पास x1 है, ये x2 है, ये y1 और y2 है। जिन पॉइंट्स को आप ले रहे होते हैं उसके अकॉर्डिंग आप शिफ्ट कर लेते हैं। तो ये आपके पास 9 माइनस, आगे -3 ही है, तो माइनस है तो आपने आगे यूज़ कर लिया, और ये आपके पास 2 है, और ये आपके पास माइनस है, और यहाँ पे आपके पास -1 आ जाएगा। अब मैं इसको ऊपर शिफ्ट करवा लेता हूँ पॉइंट्स आपको ताकि नज़र आते रहें। ये मेरे पास हो जाएगा जी 9 माइनस माइनस प्लस 3, 2 प्लस 1, दैट विल बी 12, और यहाँ पे 2 आ रहा है। कुछ मिस्टेक हो रही होगी, बल्कि यहाँ पे प्लस करना है आपने, तो 2 प्लस 3 यहाँ पे 3 आ जाएगा, बिल्कुल ठीक है। 4 आ गया, तो m3 भी मेरे पास आ गया 4, ये भी मेरे पास 4 था, मैंने 2 मिस्टेक से लिख दिया। तो अब आप यहाँ पे लिखते हैं m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m3। यहाँ स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ बी सी, स्लोप ऑफ सी आर इक्वल, सो पॉइंट लाइज ऑन सेम लाइन। तो इतनी सी बात लिख के आप अपनी बात को ख़त्म कर देते हैं। ये बात लिखना ज़रूरी है, तो पॉइंट लाइज ऑन
सेम लाइन। ये बात आप लिख लीजिएगा, दैट बस इतनी सी बात है जी। इसका बी पार्ट बहुत आसान सा था, मैंने आप लोगों के लिए छोड़ दिया। इसका सी पार्ट मैं आप लोगों को सॉल्व करने लगा हूँ। सेम है, ये 3 पॉइंट्स गिवन है, हमें इनकी स्लॉप निकालनी है। स्लॉप ऑफ ए बी निकालने के लिए मैंने आपको क्या कहा है, अब इन पॉइंट्स भी लेते हैं, इसने डायरेक्ट किया हुआ थोड़ा, आप यहाँ पर देख लें। स्लॉप ऑफ ए बी को मैं M1 से डिनोट कर देता हूँ। ये आपके पास आ जाएगा जी 8 माइनस, इसी तरह यहाँ पे 0.6 है, 6 लगा दिया। वैसे तो उसने भी ऐसे ही किया हुआ, 3 एज इट इज़, और माइनस है, और x1 आपके पास -4 है, तो ब्रैकेट में आप -4 लगा देते हैं। ये स्टेप बेसिकली वो नहीं करता। 8 माइनस 6, ये आपके पास आ जाएगा 3 + 4, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये आपके पास 2 आ जाएगा, ये आपके पास 7 आ जाएगा, तो M1 आपके पास ये 2/7 आ गई। इसी तरह स्लॉप ऑफ BC निकालेंगे तो वो भी आपके पास आ जाएगी। उसने सिर्फ 2 निकाल के छोड़ दिए। बेसिकली 2 स्लॉप अगर इक्वल आ जाए तो मोस्टली तीसरी स्लॉप भी इक्वल आ रही होती है, बट आपने उसको वो स्लॉप भी करके दिखानी है। M2 आपके पास 2/7 आ गया। M3 आप खुद से निकाल लें, जो कि इसने यहाँ पे नहीं निकाली। स्लॉप ऑफ AC कहते हैं उसे। AC की स्लॉप इसी तरह निकलेगी, ये पॉइंट्स हैं, 10 - 6 कर लेंगे, और इसी तरह 10 और माइनस इंटू -4 है, -4 ब्रैकेट लगा लें, या डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। 10 - 6, ये आपके पास आ जाएगा 10 + 4 हो जाएगा, तो ये आपके पास 6 हो जाएगा, ये आपके पास 14 हो जाएगा। कटिंग करके 2/7 आ जाएगा। तो तीनों स्लॉप बराबर हैं। अब यहाँ पे लिख देते हैं स्लॉप ऑफ AB इज इक्वल टू स्लॉप ऑफ BC। यहाँ पे आप लिख लेते हैं स्लॉप of ACB। तो दिस शोज ABC लाइज ऑन सेम लाइन। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर उनकी स्लॉप्स इक्वल आ जाएंगी तो हम कह देंगे कि ABC जो तीनों पॉइंट्स हैं वो सेम लाइन पे ही लाई करते हैं। इसका फोर्थ पार्ट है, डी पार्ट थोड़ा ट्रिकी है, वो सॉल्व करते हैं जी। मूविंग ऑन टू पार्ट नंबर 4, थर्ड मैंने भी आप लोग को सॉल्व करवा दिया। अब फोर्थ पार्ट की तरफ मूव कर रहे हैं। इसके पॉइंट्स मैंने यहाँ पे आपके सामने मेंशन कर दिए हैं। अब इसके अंदर आपके पास सेम ही है, आपको स्लॉप ऑफ XY, YZ और XZ निकालना पड़ेगा। मैं M1 कह देता हूँ। M1 मेरे पास स्लॉप ऑफ किसकी होगी, XY की, मतलब X और Y की स्लॉप निकाल लेते हैं। अब वही बात है कि ये मेरे पास जो है X1 है, ये Y1 है, ये X2 है, ये Y2। पॉइंट्स को माइनस थोड़ा ध्यान से करना है। ये पूरा Y2 है, ये बात ध्यान में रखनी है। तो y2 माइनस y1 का मतलब है आपके पास a प्लस बी, ये आपके पास y1 माइनस y1 आपके पास है जी 2b। निकाल लिया। x2 माइनस x1, x2 ये c है, c माइनस a आ गया। इसको आप फर्दर सॉल्व करें, लाइक टर्म्स हैं, ऐड सब्ट्रैक्ट कर लें। ये प्लस b है, -2b है, प्लस माइनस माइनस, साइन बिगर टर्म का 2b माइनस बी बी ही आता है, नीचे c माइनस a आ गया। अब इसको फर्दर कटिंग वगैरह हो नहीं सकती है, यहीं पे आप अपनी क्वेश्चन को लीव कर देते हैं। M2 के लिए अब आप YZ की स्लॉप निकालें। अब YZ की स्लॉप निकालने के लिए आपके पास जो है ये आपका Y2 है, ये आपका जो है Y1 है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, 2a माइनस Y1 आपके पास क्या है, a प्लस बी। बच्चे अब यहाँ मिस्टेक करते हैं, ऐसे करके लिख लेते हैं a प्लस बी। यहाँ पे आप ब्रैकेट लगाएं, यहाँ पे डायरेक्ट साइन चेंज करें। डायरेक्ट साइन चेंज करना मुश्किल हो जाता है, तो आप ब्रैकेट का यूज़ करें। इसी तरह 2c माइनस a और माइनस सी। अब इसकी ब्रैकेट्स ओपन करके प्रॉपर सॉल्व करें। 2a माइनस बी, साइन चेंज होंगे दोनों टर्म्स के। यही मिस्टेक बच्चे करते हैं, इसका साइन चेंज कर देते हैं, इसका नहीं करते हैं। और ये लाइक टर्म्स हैं, 2c माइनस सी, माइनस करने से c बचेगा, माइनस a एज इट इज़। ये भी फर्दर सॉल्व हो रहा है। 2a माइनस a बचेगा जी a माइनस बी डिवाइड बाई c माइनस a। तो ये M2 स्लॉप निकल आई, ये और ये स्लॉप बराबर है। अगर ये दो स्लॉप बराबर हैं तो डेफिनेटली तीसरी स्लॉप भी याद रखें बराबर ही होगी, बट स्टिल हमें उसको निकाल के चेक कर लेना। अब तीसरी स्लॉप जो निकालनी वो हमें ए बी की हमने निकाल ली है, सॉरी एक्स वाई की हमने निकाली, उसके बाद हमने वाई जी की निकाली, और अब आप एक्स और जी की निकाल लें। उसी तरह ये आपके पास जो है y1 है, ये आपके पास y2 है, 2a है आपके पास, 2a माइनस 2b हो जाएगा, और आगे आपके पास जो 2c माइनस a माइनस a। इसको आप सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने से ऊपर की तरह बिल्कुल सेम बात बन जानी चाहिए। यहाँ से 2 कॉमन है, 2 कॉमन ले लें, a माइनस बी एज इट इज़ आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगी 2c, और एज इट इज़ माइनस a विल बी माइनस माइनस प्लस, डेट विल बी -2a। अब नीचे भी 2 कॉमन है, 2 नीचे से भी कॉमन लें, 2a माइनस बी एज इट इज़, यहाँ से 2 कॉमन लें, c माइनस a आ जाएगा। अब ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। ये स्लॉप और ये स्लॉप, तीनों स्लॉप जो है ये इक्वल है, बिल्कुल सेम है। आप मेंशन कर देंगे एज स्लॉप्स आर इक्वल, यहाँ स्लॉप ऑफ एक्स वाई, स्लॉप ऑफ वाई जी, स्लॉप ऑफ एक्स जी, यहाँ M1 M2 M3 इक्वल, सो एक्स वाई जी लाइज ऑन सेम लाइन। ये बात आपने मेंशन करके अपना क्वेश्चन खत्म कर दिया है। क्वेश्चन में आपको बस कॉन्सेप्ट याद रखना है कि वो कहना क्या चाह रहा था कि बाय मीन्स ऑफ स्लोप ये शो करें कि पॉइंट्स लाइज ऑन सेम लाइन। तो अगर पॉइंट सेम लाइन पे लाई करते हैं तो आपने सिंपल बात याद रखनी है, उनकी स्लोप जो है वो बराबर आ जानी चाहिए। दैट्स विल बी इट।
इससे ज़्यादा मुश्किल काम कुछ नहीं है, स्लोप का फार्मूला में आता है। फर्दर क्वेश्चंस पे चलते हैं। मूविंग ऑन टू अनदर क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 3। बहुत मजे का और बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वो कहता है फाइंड के सो दैट द लाइन ज्वाइनिंग ए 7,3 और बी के पॉइंट्स है जी के -6 एंड द लाइन ज्वाइनिंग सी के पॉइंट से डी के पॉइंट है। बेसिकली एक कोऑर्डिनेट मिस कर दिया उसने, यहाँ पे के दे दिया। के एक अननोन वैल्यू है, वो कहता है के आपने फाइंड आउट करना है। लाइन कितनी है? दो लाइन है बेसिकली। एक लाइन ज्वाइन करिए ए बी को और एक लाइन ज्वाइन करिए सी और डी को। मतलब दो लाइन है, एक का पॉइंट ए और बी है, लेट्स सपोज एक ए बी लाइन है और एक आपके पास वो कहता है एक सी डी लाइन है। ठीक है, एक सी डी लाइन है। वो कहता है इन दोनों की स्लॉप जो है वो आपके पास के आपने फाइंड आउट करना है। अगर ये लाइन जो है एक दफ़ा पैरेलल है और एक दफ़ा उनकी स्लॉप परपेंडिकुलर है। अब ये डिटेल मैंने पहले नहीं बताई हुई आप लोगों को, अब यहीं पे इसको समझ लीजिएगा, यहीं पे आपको बताने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले तो आप बात को यहाँ पे ये समझेंगे कि आपको दो लाइंस हैं, दोनों की स्लॉप निकालनी और इनकी स्लॉप एक दफ़ा पैरेलल है। याद रखें, अगर दो लाइंस की स्लॉप पैरेलल हो तो हम उनकी स्लॉप को इक्वल रखते हैं। अगर दो लाइंस पैरेलल है, लेट्स सपोज ये एक लाइन दो पैरेलल लाइन, तो इन दोनों की स्लॉप इक्वल होती है। इन तो इसकी स्लॉप और इसकी स्लॉप को हम बराबर रख लेते हैं। तो अगर यही परपेंडिकुलर लाइंस हो, ऐसे करके परपेंडिकुलर हो जाए, तो फिर इनकी स्लॉप को हम इक्वल नहीं रखते। फिर हमारे पास कुछ ऐसा केस आता है कि इनकी स्लॉप का प्रोडक्ट जो है वो -1 के इक्वल होता है। फिर हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं m1 इज इक्वल टू -1/m2, कुछ इस तरह से। लेकिन याद रखें फिलहाल के लिए जो असल बात है कि उनकी स्लॉप का प्रोडक्ट जो है -1 के बराबर होता है अगर लाइंस परपेंडिकुलर है। अगर लाइंस पैरेलल हैं तो उनकी स्लोप आपस में बराबर होती है। तो ये दो बातें यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट थी, ये बातें मैंने आपको यहाँ पे बता दी। उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको समझ आ जानी चाहिए और समझ आ भी जाएगी। अब असल बात है क्या, वो कहता है आपने के फाइंड आउट करना है। एक अननोन के है जो आपको फाइंड आउट करना है। अगर लाइन ये ए बी लाइन और सी डी लाइन ज्वाइन आर पैरेलल, अगर दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो पहले तो आप उनको स्लॉप्स निकाल लें, फिर उनको पैरेलल भी रख लेंगे, उनको परपेंडिकुलर भी रख लेंगे। स्लॉप कैसे निकलेगी हमें पता है, m1 में कहते हो स्लॉप ऑफ ए बी को, ये मेरे पास ए के पॉइंट हैं, ये मेरे पास बी के पॉइंट्स हैं, उसी तरह निकाल लें -6 -3 आ जाएगा, y2 -y1 और इसी तरह k -7 आ जाएगा। अब के अननोन है, हमें नहीं पता, इससे आगे सॉल्यूशन आप कर सकते हैं। फिलहाल इतना सा आगे -9 लिख लेंगे, इसे के -7 लिख लेंगे। ये मेरे पास स्लोप ऑफ ए बी आ गई। इसी तरह स्लोप ऑफ सी डी, ये पॉइंट्स गिवन है सी डी के भी, y2 -y1 फॉर्मूला वही है आपके पास, 5 आ जाएगा, -4 आ जाएगा, डिवाइड में आपके पास आ जाएगा जी -4 और -6 है तो वो आपके पास +6 हो जाएगा। दो दफ़ा माइनस लगा के ब्रैकेट में लिख लें या ऐसे लिख लें, बात एक ही है। तो ये आपके पास आ जाएगा जी 1/2। अब आपने स्लोप ऑफ ए बी निकाल ली, स्लॉप ऑफ सी डी निकाल ली। अब यहाँ पे असल बात ये है, वो कहता है के निकालना है, ये के आपको नहीं पता। अगर वो एक पैरेलल है तो, अगर वो पैरेलल है तो मैंने आपको क्या बताया, अगर स्लॉप्स पैरेलल हैं तो हमारे पास लाइंस की स्लॉप अगर पैरेलल हो तो ये केस है, m1 इज इक्वल टू m2। तो पैरेलल के केस में आप यहाँ पैरेलल, अगर पैरेलल के केस में आप क्या लिखते हैं, स्लॉप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लॉप ऑफ सी डी, या m1 इज इक्वल टू m2 कर लें। यहाँ पे आप स्लॉप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लॉप ऑफ सी डी भी लिख सकते हैं। अब m1 आपके पास क्या आया था जी, -9 ओवर में था k -7 और m2 आपके पास आया 1/2। अब आपके पास ये इक्वेशन बनी है, इस इक्वेशन को आप सॉल्व करके यहाँ से k अननोन जो है वो निकाल लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, सिंपल हल है, ये भी फ्रैक्शन है, ये भी फ्रैक्शन है, ये 2 उधर चला जाएगा, ये k इधर चला जाएगा। आप इसको लिख सकते हैं 2 इंटू -9 ऐसे और 1 इंटू k -7। सॉल्व करना है -18 आ जाएगा, 1 को मल्टीप्लाई करने से सेम ही बात बनेगी, k -7 आ जाएगा। -7 वहाँ पे चला जाएगा क्योंकि k चाहिए, वहाँ पे जाके साइन चेंज करेगा, k आपके पास आ जाएगा जी -11। तो ये आपके पास स्लॉप अगर पैरेलल है तो -11 यहाँ पे आपके पास आंसर आ चुका है। इस बात का मतलब है कि अगर आप उस पॉइंट पे -11 पुट करें जो अननोन पॉइंट k दिया हुआ है, तो फिर आप उनकी स्लॉप निकालेंगे तो बराबर ही आएगी। इट्स जस्ट लाइक अगर आप इस k की जगह यहाँ पुट करें -11, अगर आप ध्यान से देखें, ज़रूरत नहीं है इसकी करने की, लेकिन मैं आपको वैसे ही करके बता रहा हूँ। तो ज़रूरत तो नहीं है लेकिन मैं आपको यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ। जैसे -9 है और ये k आपके पास क्या आया, अभी 11 आया, -11 -7 इस तरह लिखें तो ये आता है -9 ओवर -18। ये माइनस माइनस कट हो जाएगा, 9 में 1/2 ही आता है। तो अगर आप देखेंगे स्लॉप ऑफ सी डी 1/2 ही है, स्लॉप ऑफ ए बी भी बेसिकली 1/2 है, लेकिन के 1/2 तक के की वैल्यू अगर आप यहाँ पे पुट करें तो ये 1/2 आता है। तो इस बात का ये मतलब है कि हमारा के ठीक है, ये सारा काम आपको करने की जरूरत नहीं है। आपको कॉन्सेप्चुअली बात समझाने की कोशिश की है कि के अगर 11 रखें तो वाकई ही इनकी स्लॉप बराबर आती है। तो के इनकी स्लॉप इक्वल पैरेलल हो तो इनकी स्लॉप वाकई ही बराबर आ रही होती है, अगर अननोन वैल्यू पता हो।
अब दूसरी बात आपके पास दी गई है कि अगर आपके पास जो है सेकंड बात में वो कहता है कि आपने इस दफ़ा लाइन जो है वो परपेंडिकुलर है, तो दूसरा केस आपके पास जो है वो परपेंडिकुलर का है। सो इफ लाइंस आर परपेंडिकुलर तो उनकी स्लोप मैंने आपको क्या बताया, स्टार्ट में भी थोड़ी देर पहले मैंने बात बताई थी कि ये M1 M2 कब होता है, जब लाइंस पैरेलल हैं। अब यहाँ पे लिख लें ब्रैकेट में, लाइंस आर, ये पैरेलल का साइन है, लाइंस आर पैरेलल। और अगर लाइंस परपेंडिकुलर है, अगर लाइंस हमारे पास परपेंडिकुलर, जैसे सेकंड केस में उसने दिया है परपेंडिकुलर का ये साइन होता है, लाइंस अगर परपेंडिकुलर है तो उनकी स्लोप का प्रोडक्ट, डॉट भी लगा सकते हैं सेंटर में, वो -1 के इक्वल होता है। अब यहाँ पे सिंपल वैल्यूज पुट करें, M1 आपके पास वही है -9/k-7, M2 आप निकाल चुके हैं, -1/2 नहीं है, +1/2 है, इज इक्वल टू -7। अब इसको सॉल्व करके हम यहाँ से भी k निकालेंगे जैसे हमने पहले k निकाला है। वो पैरेलल के केस के लिए था, पैरेलल के केस में स्लोप बराबर थी, परपेंडिकुलर के केस में इस तरह होता। अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, अभी फ्रैक्शन है, ऊपर वाले टर्म ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करें, नीचे वाले टर्म, यहाँ सिंपल हल इसका मैं आपको बताता हूँ आसान रखने के लिए। -9k-7, ये 2 डिवाइड है, 2 वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, -1 मल्टीप्लाई बाय 2, और ये 1 यहाँ पे जाके डिवाइड होगा। 1 को डिवाइड में लिखने की जरूरत ही नहीं है, 1 डिवाइड भी हो तभी बात सेम ही आती है, और इसको मल्टीप्लाई करने से आपके पास हो जाएगा -2, और ये -9/k-7। अब आपको बेसिकली इस k-7 को भी उधर लेके जाना ही पड़ेगा, बिकॉज k आपको चाहिए, तो ये डिनोमिनेटर में है, ये डिनोमिनेटर का पूरा ये 9 के साथ डिवाइड हो रहा है, इस पूरे को वहाँ जाके आप मल्टीप्लाई करवा लेंगे, तो आप इसको लिख लेंगे -9 × -2 - k-7, डिवाइड से ये मल्टीप्लाई में चला गया, साइन चेंज नहीं होगा। मल्टीप्लाई करेंगे, अब -2k आ जाएगा, +14 आ जाएगा, साइन चेंज किया, -9 एज इट इज़, 14 को इधर ले आए तो ये -14 हो जाएगा। वहाँ पे आपके पास है जी -2k, बिकॉज हमें k चाहिए, तो k को मैं एक ही तरफ रख रहा हूँ, कांस्टेंट में दूसरी तरफ मूव करवा लेता हूँ, ये आपके पास आ जाएगा जी माइनस माइनस प्लस 23, -2 यहाँ पे मल्टीप्लाई है, यहाँ पे जाके डिवाइड हुआ, और k ये आपके पास कटिंग हुई, तो k आपके पास आ जाएगा 23/2, ये आपके पास k मिल गया। तो k की वैल्यू आपने निकाल ली, पहले भी आपने k की वैल्यू निकाली थी। अगर आप k की ये वैल्यू वहाँ पे पुट करेंगे तो वो लाइंस इस वैल्यू के लिए परपेंडिकुलर होंगी, उनका प्रोडक्ट -1 के इक्वल आएगा। तो इतनी सी बात थी, इसका मैं ओवरव्यू आपको जो है दोबारा एक दफा देता चलूँ कि इस क्वेश्चन में हमें करना क्या था। ये हमारे पास क्वेश्चन था जी। इस क्वेश्चन में वो कहता है कि आपके पास दो लाइंस हैं, एक AB लाइन है, एक CD लाइन है, k निकाले अगर लाइंस पैरेलल हैं, तो लाइंस पैरेलल हैं तो उनका स्लोप बराबर होगा। हमने स्लोप निकाली, स्लोप ऑफ AB निकाली, स्लोप ऑफ CD निकाली, उनकी स्लोप को बराबर रख लिया, सॉल्व किया, k निकाल लिया। और अगर लाइंस परपेंडिकुलर है तो उनकी स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा, तो उनको सॉल्व किया, स्लोप का प्रोडक्ट -1 रखना था, सॉल्व किया, वहां से आपके पास क्या आ गया, के ही निकालना था। दैट विल बी डन। इतना सी क्वेश्चन है, इतनी सी बात है, और इसके अंदर कोई फर्दर बात नहीं है। फर्दर मूव करते हैं अपने क्वेश्चंस में। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4, जो कि बहुत आसान सा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, थोड़ा सॉल्व करके रखा आप लोगों के लिए मैंने टाइम बचाने के लिए। क्वेश्चन में मूव करते हैं। यूजिंग स्लोप शोड एट द पॉइंट, the triangle with vertex this is right angle triangle। अब आपको राइट एंगल ट्रायंगल के लिए बात याद रखनी है, मैंने प्रीवियसली भी आप लोगों को बताया कि राइट एंगल ट्रायंगल कुछ ऐसी ट्रायंगल होती है जिसका एक साइड कुछ इस तरह की बिल्कुल स्ट्रेट होती है। अब राइट ट्रायंगल के अंदर क्या होता है कि कोई दो साइड्स बिल्कुल परपेंडिकुलर होती हैं। जैसे अब ये साइड को अगर आप देखें, ये साइड और ये साइड परपेंडिकुलर है, तो हमें बेसिकली वो कहना क्या चाह रहा है, वो ये कह रहा है इन पॉइंट्स को राइट ट्रायंगल शो करो। अब इन पॉइंट्स को राइट एंगल ट्रायंगल शो करने के लिए हमें ये शो करना पड़ेगा कि इनकी दो कोई साइड्स परपेंडिकुलर है। वो हमें कैसे पता चलेगा कि अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हों तो उनका स्लोप का प्रोडक्ट क्या आता है बच्चों? अभी हमने प्रीवियसली पढ़ा कि अगर कोई दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो उनकी स्लोप का प्रोडक्ट -1 के इक्वल आएगा। इसका मतलब आपने इनकी लाइंस, इन स्लोप्स फाइंड आउट करनी है, तो आपने ये देखना है कि कोई दो साइड्स का स्लोप जो है उनका प्रोडक्ट -1 के इक्वल आ रहा है। अगर उन दो साइड्स का प्रोडक्ट -1 के इक्वल आ रहा है तो वो दो लाइंस परपेंडिकुलर है, और अगर वो दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो डेफिनेटली वो फिर राइट ट्राइंगल्स की साइड है। इसके लिए सबसे पहले आपको जो है तीनों साइड्स की स्लॉप निकालनी पड़ेगी। तीनों साइड्स की स्लॉप कैसे निकलेगी? सबसे पहले आप स्लॉप ऑफ ए बी निकालें, जिसे मैंने M1 से डिनोट किया। फॉर्मूला आपके पास है y2 - y1 x2 - x1। ये पॉइंट्स हैं, 7 - 1 किया, 2 - 6 किया, स्लॉप निकल आई। स्लॉप ऑफ ए बी लेट्स सपोज हमने निकाली। लेट्स सपोज ये मैं कह देता हूँ, ये मेरे पास पॉइंट जो है ए है, ये लेट्स सपोज पॉइंट बी है, इसको मैं लेट्स सपोज पॉइंट सी कह देता हूँ। अब मैंने ए बी की स्लॉप निकाली, लेट्स सपोज वो आ गई है -3/2। इसी तरह मैं बी सी की स्लॉप निकाल लेता हूँ। ये बी सी की स्लॉप निकाली है आप लोगों के सामने, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट आप लोगों के पास सी है, स्लॉप बिल्कुल उसी तरह निकलती है y2 - y1। ये y2 - y1 स्लॉप निकाली 7/4, लेट्स सपोज इसकी स्लॉप आ गई। इसी तरह ए सी या सी ए की स्लॉप निकाली, M3 जिसे कह दिया,
और वो स्लोप जो है मेरे पास जो है, आप अपनी मर्जी के पॉइंट्स को नाम दे सकते हैं, जरूरी नहीं है कि मैंने रैंडमली पॉइंट्स को नाम दिया, जरूरी नहीं है कि आप इसी तरह पॉइंट्स को नाम दें। एक स्लोप लेट्स सपोज मेरे पास आ गई 2/3। अब आपने ये देखना है लेट्स सपोज जो है दो साइड्स के स्लोप का प्रोडक्ट -1 आना चाहिए। अब इन दो साइड्स को देखें, प्रोडक्ट -1 के इक्वल कब आएगा, पहले तो ये देखें प्रोडक्ट 1 के इक्वल कब आएगा, जब वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगी। एक स्लोप अगर आपके पास वही 2/3 है तो दूसरी स्लोप 3/2 होनी चाहिए, तभी ये कैंसिल होकर 1 देंगी ना। तो अभी हमें पता चल रहा है इन दो साइड्स को, अगर आप देखें ये दो साइड्स को, ठीक है, इन दो साइड्स का स्लोप जो है वो -1 के इक्वल आ रहा है। इस बात का मतलब है अगर दो साइड्स का स्लोप -1 के इक्वल आ रहा है तो हमारे पास जो है वो दो लाइंस परपेंडिकुलर होंगी, और अगर वो दो लाइंस परपेंडिकुलर होंगी तो उनकी स्लोप का प्रोडक्ट -1 इक्वल है। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखें M1 और M3 को अगर आप मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, यहाँ पे M1 मल्टीप्लाई बाय M3, इनकी स्लोप जो है वो -1 के इक्वल आएगी, क्योंकि एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, उलट है। ये देखिए ये 3 से कट होगा, 2 से कट होगा, 1 बचेगा, और एंड पे ये माइनस का साइन एज इट इज आ जाएगा। तो अब M1 मल्टीप्लाई बाय M3, इनका प्रोडक्ट जब मैंने लिया तो -1 के इक्वल आ गया। इसका क्या मतलब है, M1 किसकी स्लोप थी, AB की, और M3 किसकी स्लोप थी हमारे पास, यहाँ पे हम बात ये मेंशन कर देते हैं, स्लोप ऑफ AB एंड स्लोप ऑफ CD आर परपेंडिकुलर, शो दैट द ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल ट्रायंगल। AB की स्लोप हमारे पास, AB की स्लोप ये 2/3 की, AC की स्लोप मेरे पास वो -3/2 थी, ये 2/3 है, इनका प्रोडक्ट करने से -1 आया। लास्ट में आप बात मेंशन कर देते हैं, द साइड AB एंड AC आर परपेंडिकुलर, मतलब आपके पास कोई दो साइड, लेट्स सपोज ये मेरे पास AB और ये आपके पास लेट्स सपोज जो है, मैं इसको इस तरह से नाम दे सकता हूँ, आप नाम अपनी मर्जी से दे सकते हैं। लेट्स सपोज ये पॉइंट A था, लेट्स सपोज ये पॉइंट B था, ये पॉइंट C था, लेट्स सपोज। तो अब ये AB और ये AC, इन दोनों की स्लोप ली तो इन दोनों की स्लोप का प्रोडक्ट -1 के इक्वल आ गया। इसका मतलब ये दो साइड डेफिनेटली आपस में परपेंडिकुलर है, और कोई दो साइड परपेंडिकुलर होनी चाहिए तभी वो ट्राइंगल राइट ट्राइंगल होगी। तो बस इतना सा क्वेश्चन था, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए कि करना क्या, करना मुश्किल काम नहीं है, जस्ट स्लोप्स ही तो निकालनी, बट कैसे निकालनी है, क्यों निकालनी है, बात समझना जरूरी थी। राइट एंगल ट्राइंगल है तो राइट ट्राइंगल के एंगल प्रूव करने के लिए दो साइड्स की स्लोप का प्रोडक्ट -1 इक्वल होना चाहिए था, दैट्स इट। दो साइड्स को हमने देखा, ए बी और ए सी, इन तीनों साइड्स का जो दोनों साइड्स का स्लोप है उसका प्रोडक्ट -1 के इक्वल आ रहा है, तो हमने शो बस इतनी सी बात बता दी। तो फिर हमारे पास ए बी और सी ये परपेंडिकुलर है, और अगर परपेंडिकुलर है तो उनकी स्लोप -1 के इक्वल है, दैट इट। इससे ज़्यादा इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है। Moving on to question number 5, वो कहता है two pair of points are given. Find whether the two lines determined by these points are parallel, perpendicular or none. अब आपके पास वो कहता है कि इस क्वेश्चन के ये ए पार्ट है, तो इसको आपने इन पॉइंट्स को ये करके बताना है, शो करना है कि ये पॉइंट्स पैरेलल हैं, जो इनसे लाइन बेसिकली बनेगी वो पैरेलल है या परपेंडिकुलर है या नन है। अगर आपको याद है कि हम स्लॉप निकालते हैं और अगर दो पॉइंट्स दो लाइंस की स्लॉप बराबर आ जाए तो हम उनको कहते हैं कि पैरेलल है, दो लाइंस की स्लॉप का प्रोडक्ट -1 के इक्वल आ जाए तो परपेंडिकुलर, अगर कोई केस भी नहीं है तो हम उसको नन में डाल देंगे। अब ये पॉइंट्स गिवन है आपको, वो कहता है कि एक पॉइंट, इसको हम पॉइंट को लेट्स सपोज ए कह देते हैं, इस पॉइंट को मैं बी कह देता हूँ, इस पॉइंट को मैं सी कहता हूँ, इस पॉइंट को डी। वो कहता है अब ए बी एक लाइन है, ठीक है, सी डी एक लाइन है, इन दोनों पॉइंट्स को आपने इन दोनों की स्लॉप्स निकालनी है। टू पेयर्स यहाँ देखें ना, फाइंड टू लाइन की बात की गई है, और लाइन पॉइंट से मिलकर बन रही है। जब तक दो पेयर ऑफ पॉइंट्स नहीं होंगे लाइन नहीं बनेगी। तो एक लाइन इस ए बी पॉइंट से मिलकर बन रही है और एक ये सी डी पॉइंट से मिलकर बन रही है। अब इन दोनों लाइंस के हम स्लॉप निकाल लेते हैं। स्लॉप अगर आपके पास जो है दोनों की बराबर आएगी तो हम पैरेलल कह देंगे, अगर अब एक दूसरे का रेसिप्रोकल आ रही होंगी, मल्टीप्लाई करके -1 आ रहा होगा तो परपेंडिकुलर कह देंगे, वरना नन में डालेंगे। अब हमें स्लॉप ही निकालनी है, बार बार स्लॉप ही निकालना है, फॉर्मूला वही है, बार बार लिख के थक गए, y2 - y1, ये y2 - y1, 4 माइनस इंटू -2 इस तरह से लिखेंगे, और ये 2 - 1, इसको सॉल्व कर लो, 4 + 2 आ जाएगा, ये आपके पास 1 आ जाएगा, इसकी स्लॉप 6 के बराबर आ गई। तो स्लॉप ऑफ ए बी 6 आ गई। स्लॉप ऑफ सी डी निकाल लो, 2 - 1, y2 - y1 करते हैं, -8 - 4, ये आपके पास आ रहा है जी 1, ये आपके पास आ रहा है -12। अब इनकी स्लोप जो है बराबर नहीं है, इनकी स्लोप एक दूसरे का रेसिप्रोकल भी नहीं है कि मल्टीप्लाई करने से -1 ले आए, तो इसमें फिर जो है नन का केस बनेगा कि स्लोप ऑफ ए बी एंड सी डी ना ही पैरेलल है ना ही परपेंडिकुलर है, नन है, मतलब कुछ भी नहीं है, ना पैरेलल है परपेंडिकुलर है, कुछ और ही केस है, और वो केस हमें नहीं पता तो थर्ड ऑप्शन नन में डाल दिया हमने, दैट्स इट, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं करना। तो ये दोनों केसेस नहीं बन रहे, तो आप इसी तरह बस यहाँ पे ये चीज़ इस तरह से मेंशन कर दें, ये बात आप लोग यहाँ पे बता दें। सिंस M1 और M2 का प्रोडक्ट जो है वो -1 के इक्वल नहीं आ रहा और M1 और M2 बराबर भी नहीं है, सो गिवन टू लाइंस नाइदर पैरेलल नॉर परपेंडिकुलर, तो फिर कुछ और ही केस बन रहा है,
इस तरह से लास्ट में मेंशन कर दीजिएगा, बात उसको समझ आ जाएगी। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट इसका सॉल्व करा दी मैंने आपको, इसका सेकंड पार्ट भी ऑलमोस्ट सेम ही है। ये पॉइंट्स आपके पास हैं, आप इसकी स्लॉप निकाल लें, इसी तरह इसकी स्लॉप निकाल लें। इसकी स्लॉप यहाँ पे निकली हुई है, जैसे m1 अगर आप यहाँ पे निकालेंगे तो 2 - 4 6 माइनस इंटू -3 वो प्लस हो जाएगा -2/9। इन पॉइंट्स की स्लॉप आपके पास जो है ये -2/9 आ जाएगी। इसी तरह इन पॉइंट्स की स्लॉप निकालें, -7 -5 ये हुआ है, सॉल्व करेंगे 2 आ जाएगा। तो अब आप यहाँ भी देखेंगे इनकी स्लॉप ना ही इनका क्रॉस करके -1 आ रहा है, ना ही ये स्लॉप आपस में बराबर है। तो इसका मतलब ना ही ये पैरेलल है, ना ही ये परपेंडिकुलर है, ना इधर पैरेलल नॉट, इसमें भी नन का ऑप्शन ही आ रहा है। तो ये इतना सा क्वेश्चन था, इतनी सी बात थी, आसान सा क्वेश्चन था बिल्कुल, जिससे आपको स्लॉप फाइंड आउट करनी आनी चाहिए। आप दोनों साइड से स्लॉप निकालते हैं, अगर बराबर आ जाए तो पैरेलल, अदरवाइज ये नन का केस तो आपके सामने आ रहा है। तो यार डन विद दिस क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा डन है। हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पहले 5 क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे। मैंने आपकी मैक्सिमम हेल्प करने की कोशिश की है, बाकी आप अपनी हेल्प खुद करने की कोशिश करें। जब तक आप खुद नहीं अपने से खुद पढ़ेंगे, अपने से हेल्प खुद नहीं करेंगे, खुद से चीज़ों को नहीं अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, तब तक आपको उन चीज़ों पर कमांड नहीं आएगी। एक नया लेक्चर था, एक नया चैप्टर है, चीज़ें समझने में टाइम लगेगा, बट मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ लग जाएगी। बट मेक श्योर कि आप इस पर एफर्ट्स करें, इस पर अच्छे से डिटेल स्टडी करें, और कुछ चीज़ ना समझ आए कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछें, और मैंने आपकी कोशिश की है कि मैक्सिमम हेल्प कर सकूं। बाकी आप अपनी मदद खुद करें, मेहनत करें अच्छे से, कहीं से कोई चीज़ ना समझ आ सके तो उसको भी पूछने की कोशिश करें। मेरे इंस्टाग्राम हैंडल में मेरे से आप पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, जहाँ भी आपका दिल करे। मिलते हैं आपके साथ अपनी अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।